सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग की यूनिट 2 अकॉर्डिंग टू सेमेस्टर रिकैप सीरीज। चलिए, तो इस यूनिट के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या हमें कवर करना है। बेसिकली मैंने आपको पहले बता दिया था कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास 5 यूनिट सिलेबस में है। पहली थी ओवरव्यू ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, दूसरी जो है आज हम कवर करने वाले हैं उसका आधा पार्ट, इंट्रोडक्शन टू कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड टेक्निक। चलिए, तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखिए। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन मटेरियल या फिर कह सकता हूं कॉमन इंजीनियरिंग मटेरियल्स। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमन इंजीनियरिंग मटेरियल्स, फील्ड टेस्ट ऑन कॉमन इंजीनियरिंग मटेरियल्स, और चौथा है लैब टेस्ट ऑन इंजीनियरिंग मटेरियल्स। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ दो ही इंजीनियरिंग मटेरियल जो कॉमन वाले हैं उनको ले रहे हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं। एक पर्टिकुलर टॉपिक्स के अंदर भी बहुत सारे चीजें आपको कवर में करनी है। यहाँ पर मैं जैसे कि स्टोन की अगर मैं बात करूं तो स्टोन के अंदर आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, उसका क्लासिफिकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और टेस्ट है सब इजी। अगर एक बार आप समझ लोगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, बिना टाइम खराब करे अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक स्टोन। अब जैसे आप स्टोन के बारे में सोचते हो तो ये तो पता है कि हमने देखा हुआ है पत्थर क्या है और क्या नहीं, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए एक नंबर में व्हाट डू यू मीन बाय स्टोन, तो आप क्या एक डेफिनेशन लिखोगे, या दो नंबर में पूछ जाए तो चलिए उसको हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, स्टोन में लिखा हुआ है स्टोन इज ए नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, आप क्या बोलोगे बेटा कि स्टोन एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है, जो कि किससे बना है, मिनरल और ऑर्गेनिक मटेरियल से बना है। ठीक है, दूसरी बात करूं मैं, आप इसको कैसे कैरेक्टराइज करोगे, आप कैसे पता चलेगा आपको कि स्टोन हो, तो आपको पता है स्टोन की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हार्डनेस, ड्यूरेबिलिटी, तो आप मन से इसको लिख सकते हो। अब स्टोन के बारे में एक थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, स्टोन वेरी इन कलर, टेक्सचर एंड कंपोजिशन। ऑब्वियस सी बात है, स्टोन अलग अलग शेप्स में आपको दिखाई देगा, अलग टेक्सचर में दिखाई देगा, उसका कलर भी डिफरेंट दिखाई देता है। ठीक है, अब कॉमन टाइप्स में कुछ नाम आते हैं यहाँ पर, में ग्रेनाइट, मार्बल आपने सुने होंगे, जो कि ह्यूमन यूज में आते हैं अधिकतर बहुत पुराने टाइम से। चलिए, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन की अगर मैं बात करूं तो इनको बहुत सारे बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि जियोलॉजिकल ओरिजिन क्या है स्टोन का। अब एक बात ये भी याद रखना, अगर आपसे रॉक करके पूछ ले तो जो भी मैं आपको स्टोन में पढ़ा रहा हूँ वही सब आपको रॉक में भी लिखना है, या कि स्टोन और रॉक दोनों सेम ही बात है। ठीक है, तो देखिए, इनका क्लासिफिकेशन का बेसिक जियोलॉजिकल ओरिजिन के बेसिस पे हो सकता है, या फिर मिनरल कंपोजिशन पे हो सकता है, या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हो सकता है। तो सबसे पहला हम देखते हैं जो स्टोन होता है, या फिर कह दूं मैं रॉक होता है, उसका नाम है इग्नियस स्टोन। इग्नियस रॉक कह दूं या इग्नियस स्टोन। चलिए, इसके अंदर देखो, सबसे पहले लिखा है फॉरवर्ड सॉरी फॉर्म फ्रॉम। चलिए, तो अब हम पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन है उसका पहला पॉइंट देखते हैं। वो लिखा हुआ है इग्नियस स्टोन के अंदर फॉर्म्ड फ्रॉम कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा। आपने मोल्टन मैग्मा का नाम सुना होगा। ठीक है, उसके कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन से जो रॉक बनकर आता है उसका नाम क्या होता है, इग्नियस रॉक या फिर इग्नियस स्टोन। ठीक है, एग्जांपल हो जाएगा बेटा ग्रेनाइट एंड बेसल्ट। आपको एक एक एग्जांपल सबके याद रखना है, मैंने सब में एग्जांपल मेंशन करे, क्योंकि क्वेश्चन आएगा 5 या 10 नंबर का, तो आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, दूसरा रॉक देखिए या दूसरा स्टोन देखिए जिसका नाम है सेडिमेंट्री। ये कहाई से बनता है वो भी लिखा हुआ है, देखिए, फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्यूमुलेशन एंड कंप्रेशन ऑफ सेडिमेंट्स ओवर अ टाइम। जो बहुत टाइम तक सेडिमेंट्स रखे रहते हैं, पड़े रहते हैं, कहूं मैं कि दबे रहते हैं कहीं बहुत नीचे, उनके अकुमुलेशन और कंप्रेशन से बनता है एक रॉक जिसका नाम है सेडिमेंट्री रॉक। एग्जांपल हो जाएगा बेटा लाइमस्टोन और सैंडस्टोन। चलिए, अब थर्ड नंबर में बात करूं तो आता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है बेटा, देखो लिखिए यहाँ पे, रिजल्ट फ्रॉम द अल्टरनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक थ्रू द हीट एंड प्रेशर। जो पुराने रॉक है उनमें हीट और प्रेशर के अल्टरनेशन की वजह से एक रॉक बनता है जिसका नाम क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक। एग्जांपल क्या हो जाएगा बेटा, मार्बल हो जाएगा। मार्बल किससे बनता है, लाइमस्टोन से बनता है। और एक एग्जांपल हो जाएगा स्लेट, वो किससे बनता है, जो कि शेल से बनता है। ठीक है, चौथे नंबर पे आएगा बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ है, देखो, बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हार्डनेस, डेंसिटी एंड पोरोसिटी। ये हम बात कर चुके हैं पहले, जब स्टोन के बारे में मैंने आपको बताया कि बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो वहां ये भी लिखी हुई थी। ठीक है, अभी प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे इसकी डिटेल में तो वहां भी आपको ये पॉइंट्स दिखेंगे। ठीक है,
अगला लिखा है केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो बेटा इसका सीधा सा मतलब है कि उस स्टोन के अंदर मिनरल का कंटेंट कितना है, ये बात बताता है हमें कौन सा क्लासिफिकेशन, केमिकल कंपोजिशन वाला क्लासिफिकेशन। ठीक है, एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, जैसे कि है कैल्करियस स्टोन, आप नाम सुनेंगे या सुना होगा कैल्करियस स्टोन का। कल का मतलब क्या है, कैल्शियम, कैरियस का मतलब है यहाँ पे कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ जो स्टोन है या जिस स्टोन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसी को कहा जाता है कैल्करियस स्टोन। ठीक है, जैसे सिलिशियस स्टोन, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सिलिका, सिलिका बोले तो रेत। ठीक है, अब बात करते हैं यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन। स्टोन्स कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू देयर एप्लीकेशन सच एज स्ट्रक्चरल, डेकोरेटिव और ऑर्नामेंटल, मतलब उनके यूज के हिसाब से उनको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशन, जैसे वो स्ट्रक्चरल बेसिस में काम आता है या फिर डेकोरेटिव या फिर ऑर्नामेंटल। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोन। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोन में मैंने अभी बता चुका हूं आपको, सबसे पहली हार्डनेस, दूसरी ड्यूरेबिलिटी। तो मन से आपको थोड़ा सा समझ के इसमें लिख देना है कि स्टोन अपनी हार्डनेस के लिए जाने जाते हैं, जिसकी वजह से ये पता हमें चलता है कि वो कितने रेजिस्टेंस को वियर कर सकते हैं, अब्रेशन को झेल सकते हैं, स्क्रैचिंग को झेल सकते हैं। ठीक है, दूसरा लिखा है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी में सेम पॉइंट आपको लिखना है कि स्ट्रॉन्ग एग्जिबिट लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबिलिटी, मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी होती है बेटा, लॉन्ग लास्टिंग होती है, मेकिंग देम सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड आउटडोर यूज। किसके लिए? अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं जो कि है डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में बात करूं तो डेंसिटी आप क्या बता रही है कि द डेंसिटी ऑफ स्टोन्स अफेक्ट देयर वेट एंड स्ट्रेंथ, मतलब जो डेंसिटी किसी स्टोन की है वो किसको अफेक्ट कर सकती है, उसके वेट और स्ट्रेंथ को। डेंस स्टोन टेंड टू बी स्ट्रॉन्गर एंड मोर सुटेबल फॉर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, मतलब जितना ज्यादा एक स्टोन डेंस होगा वो उतना ज्यादा मजबूत या स्ट्रॉन्ग होगा, जो कि सुटेबल होगा लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स के लिए। ठीक है, पोरोसिटी देख लेते हैं। पोरोसिटी क्या होता है, द लेवल ऑफ पोरोसिटी इन स्टोन इन्फ्लुएंस देयर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर, मतलब जितनी ज्यादा पोरोसिटी होगी उसका जितना लेवल होगा वो हमें ये बताएगा कि उसके अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने की कितनी एबिलिटी है। ठीक है, अगला देखो बेटा, कलर एंड टेक्सचर। कलर टेक्सचर में लिखा हुआ है स्टोन कम्स इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स एंड टेक्सचर। मैंने पहले भी बताया आपको कि अलग अलग कलर्स के हो सकते हैं, साइज के हो सकते हैं और टेक्सचर्स के हो सकते हैं। अगला देखिए केमिकल इनर्टनेस। केमिकल इनर्टनेस के अंदर हम बात करें तो लिखा है मेनी स्टोन्स आर केमिकली इनर्ट, मीनिंग दैट डू नॉट रिएक्ट सिग्निफिकेंटली विथ एसिड्स और एल्कलीज, मतलब वो स्टोन्स जो कि बहुत ज्यादा शर्मीले होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं, ये क्या करते हैं, एसिड और अल्कली से भी उतने ज्यादा तरीके से, या कह सकता हूं उतने आसानी से या उतने सिग्निफिकेंटली रिएक्ट नहीं करते। चलिए अगला देखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी के अगर अंदर में बात करूं तो लिखा हुआ है स्टोन्स हैव वेरिंग थर्मल कंडक्टिविटीज अफेक्टिंग देयर रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर चेंजेस, मतलब इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है बेटा वो बहुत ज्यादा वेरिएटेड होती है, कहूं मैं वेरिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है इनका जो रेस्पॉन्स होता है टेम्परेचर को अफेक्ट करने का वो चेंज होता रहता है। ठीक है, ठीक है, अगली लाइन देखिए वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी के मैं बारे में बात करूं तो लिखा हुआ है द ईज विथ विच स्टोन्स कैन बी शेप्ड, कट और कर्व इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मतलब अपने यूज के हिसाब से उसको किसी भी तरह का हम शेप देकर यूज कर सकते हैं। ठीक है, वही लिखा है वर्केबिलिटी इन्फ्लुएंस द प्रैक्टिकलिटी ऑफ यूजिंग स्टोन इन कंस्ट्रक्शन एंड आर्टिस्टिक एंडिएवर्स। ठीक है, चलिए अब मेन क्वेश्चन जो बनता है वो आता है टेस्ट पर। कॉमन बिल्डिंग मटेरियल से कहूं मैं, कॉमन इंजीनियरिंग मटेरियल्स के टेस्ट पूछे जाते हैं अधिकतर, जिसमें स्टोन, ब्रिक और सीमेंट सबसे ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके टेस्ट जो है, उसमें पहले नंबर पर आता है क्रशिंग टेस्ट। क्रशिंग टेस्ट में देखें सबसे पहले लिखा हुआ है मेजर्स द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टोन सैंपल, मतलब स्टोन सैंपल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का काम कौन से टेस्ट का है, क्रशिंग टेस्ट का। ठीक है, अगला देखिए इंपैक्ट टेस्ट। भले आप एक एक लाइन भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा क्योंकि 7-8 टेस्ट है। ठीक है, मिलता जुलता सब में आंसर लिखना है। अगला देखिए इंपैक्ट टेस्ट एवेल्युएट्स द टफनेस एंड इंपैक्ट रेजिस्टेंस ऑफ स्टोन, मतलब ये क्या करेगा, स्टोन की टफनेस और इंपैक्ट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेगा या इवेल्युएट करेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं एसिड टेस्ट। डिटरमाइन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए स्टोन। एसिड टेस्ट मैंने बताया था केमिकल कंपोजिशन से क्या मतलब है कि उसके अंदर कितना मिनरल कंटेंट है और कौन सा मिनरल कंटेंट है, तो यही एसिड टेस्ट बताता है। डिटरमाइन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ
stone involves applying a dilute acid to the stone surface to identify carbonate rock। मतलब एसिड के सरफेस पर हम क्या लगा देते हैं, डाइल्यूट एसिड लगा देते हैं, जिससे कि क्या आइडेंटिफाई हो सके, कार्बोनेट रॉक्स आइडेंटिफाई हो सके। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या मेजर करेगा बेटा, पोरोसिटी और परमिएबिलिटी मेजर करेगा, किसकी, स्टोन की। इन्वॉल्व सोकिंग ए स्टोन सैंपल इन वाटर एंड मेजरिंग वेट गेन ओवर अ टाइम। मतलब कुछ टाइम के लिए स्टोन सैंपल को पानी में रख देंगे और फिर उसे बाहर निकालकर उसका वेट गेन मेजर कर लेंगे। ठीक है, अगला देखिए एब्रेशन टेस्ट। एसेसेस द रेजिस्टेंस ऑफ स्टोन टू वियर एंड टियर। मतलब ये रेजिस्टेंस को बताता है स्टोन के अगेंस्ट द वियर एंड टियर। ठीक है, अब मैंने कुछ ज्यादा ही लिख दिए यहाँ पर मैं टेस्ट, लेकिन फिर भी आप एक बार इनके नाम याद रख लीजिए। डेंसिटी टेस्ट क्या बताएगा, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो लिखा डिटरमाइन द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए स्टोन। ठीक है, अगला देखिए पोरोसिटी। अगर आप 5-6 भी याद रख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा। ठीक है, पर उनको थोड़ा सा बड़ा करके आपको लिखना होगा मन से भी। सातवां देखिए पोरोसिटी टेस्ट। पोरोसिटी टेस्ट के अगर मैं बारे में बात करूं तो लिखा हुआ है मेजर्स द परसेंटेज ऑफ वॉइड स्पेसेस और पोर्स इन स्टोन। मतलब परसेंटेज ऑफ वॉइड स्पेसेस का बताने का काम किस टेस्ट का है, किस स्टोन के अंदर, वो है पोरोसिटी टेस्ट। ठीक है, अगला देखिए हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट क्या काम करता है बेटा, इट डिटरमाइंस द रेजिस्टेंस ऑफ स्टोन टू स्क्रैचिंग और एब्रेशन। है, हम एब्रेशन के अंदर भी पढ़ चुके हैं इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, आगे देखिए साउंडनेस टेस्ट। assesses the durability of stone against weathering and disintegration। चलिए अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, जो कि है ब्रिक। ब्रिक के बारे में भी हमें 3-4 चीजें जाननी बहुत जरूरी है, उसकी डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन, उसकी प्रॉपर्टी और उसके टेस्ट। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिक होती क्या है। तो देखो ब्रिक हम देखते हो, हमने सबने रखी है कि ब्रिक होती कैसी है, लेकिन उसके स्टैंडर्ड डेफिनेशन कैसी होगी वो हम पढ़ते हैं। ए ब्रिक इज अ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप बिल्डिंग मटेरियल मेड फ्रॉम क्ले। काई से बनी होती है, क्ले या फिर शेल से और अदर नेचुरल मटेरियल, थ्रू द प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग, ड्राइंग एंड फायरिंग इन ए किल्न। ठीक है, तो कुछ अलग अलग प्रोसेस होती है, अलग अलग प्रकार की ईंट होती है, जैसे क्ले वाली होती है, ठीक है, शेल से बनी होती है, और आजकल तो सीमेंटेड ब्रिक्स भी आने लगी है। ठीक है, अब इनका यूज क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, ब्रिक प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड थर्मल इंसुलेशन, contributing to the durability and functionality of buildings in various architectural applications। ठीक है, तो बेसिक सी बात लिखी हुई है कि कंस्ट्रक्शन में यूज होती है और क्या स्ट्रक्चरल सपोर्ट और थर्मल इंसुलेशन ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी और फंक्शनलिटी के लिए भी अपना कंट्रीब्यूशन देती है किसी आर्किटेक्चरल एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। हमने ये तो पढ़ लिया कि ब्रिक क्या होती है, अब उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो ब्रिक को बेटा अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, उनके कंपोजिशन, मैन्युफैक्चरिंग मेथड और यूज के हिसाब से। तो सबसे पहले देखते हैं कंपोजिशन के बेसिस पे। दो तरह की होगी, क्ले ब्रिक्स होगी और सैंड लाइम। इसके अंदर हम बात करें तो ये प्राइमरी किससे बनी होती है, क्ले और शेल से बनी होती है। अब इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो फर्दर कैरेक्टराइज होती है बेटा। ब्रिक कॉमन ब्रिक में होती है, फेसिंग ब्रिक में होती है और इंजीनियरिंग ब्रिक में क्लासिफाई होती है। कौन, क्ले ब्रिक। ठीक है, जो कि खुद एक टाइप है किसका, बेस्ड ऑन कंपोजिशन ब्रिक वाले का। चलिए अब इसमें एक टाइप आता है बेटा सैंड लाइम ब्रिक्स। सैंड लाइम ब्रिक्स के बारे में बात करूं तो किससे बनी होती है, सैंड लाइम और फ्लाई ऐश से बनी होती है। दे आर कोर्ड बाय स्टीम अंडर प्रेशर। इनको कैसे बना जाता है, स्टीम से बना जाता है। ठीक है, अगले देखिए बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग मेथड। मैन्युफैक्चरिंग मेथड के बेसिस पर एक हो जाएगी एक्सट्रूडेड ब्रिक और दूसरी हो जाएगी मोल्डेड ब्रिक। ठीक है, अब कैसे बनती है एक्सट्रूडेड वो देखते हैं। फॉर्म्ड बाय द फोर्सिंग द क्ले थ्रू अ डाई रिजल्टिंग इन कंसिस्टेंट शेप एंड अ साइज। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, जो ब्रिक है उसको हम क्या करते हैं, बनाने के लिए जो क्ले होती है उसको एक डाई से फोर्स कर देते हैं। ठीक है, फोर्सिंग द क्ले थ्रू अ डाई रिजल्टिंग इन कंसिस्टेंट शेप, जिससे कि उसका शेप और साइज क्या है, एक कंसिस्टेंट फॉर्म में दिखाई दे। अगला देखिए मोल्डेड ब्रिक, शेप इन मोल्ड्स एंड कैन हैव अ वैरायटी ऑफ टेक्सचर्स एंड साइजेस। तो ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखो बेस्ड ऑन यूज। यूज के हिसाब से अगर ब्रिक के बारे में बात करूं तो कौन कौन सी होती है बेटा, कॉमन ब्रिक, फेसिंग ब्रिक और फायर ब्रिक। कॉमन ब्रिक के बारे में बात करूं तो जो जनरली हम यूज करते हैं, मतलब कौन सी, जनरल कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। दूसरी होती है फेसिंग ब्रिक, जिनको हाई क्वालिटी ब्रिक्स कहा जाता है, विद अ स्मूथ फिनिश एंड विजिबल सरफेस। मतलब इनका फिनिश कैसा होता है, स्मूथ होता है, मतलब अच्छी क्वालिटी की ये ब्रिक्स होती हैं।
फिर होता है फायर ब्रिक्स, रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, सुटेबल फॉर फायर प्लेसेस एंड फर्नेसेस। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन साइज, साइज के हिसाब से बात करूं तो स्टैंडर्ड साइज होती है और एक मॉड्यूलर ब्रिक होती है, दो होती है, एक स्टैंडर्ड ब्रिक और एक मॉड्यूलर ब्रिक। स्टैंडर्ड के बारे में बात करूं तो रेगुलर साइज होगी और कॉमनली इसको यूज किया जाता है स्ट्रक्चर या फिर कह सकता हूं कंस्ट्रक्शन के दौरान, ठीक है। मॉड्यूलर ब्रिक के बारे में बात करूं तो स्लाइटली स्मॉलर होती है इसके कंपैरिजन में, अलाउइंग फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन द कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा प्रोवाइड करती है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड ब्रिक्स, ठीक है। अगला देखिए बेस्ड ऑन क्वालिटी, क्वालिटी के बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो दो तरह की होती है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास के बारे में बात करूं मैं तो यूनिफॉर्म इन साइज एंड कलर विथ शार्प एजेस एंड स्मूथ सरफेसेस, ठीक है। तो कैसी होगी, साइज और कलर में यूनिफॉर्म होगी, शार्प एजेस होंगे और स्मूथ सरफेस होगा, ठीक है। सेकंड क्लास ब्रिक के बारे में बात करूं तो इसके अंदर छोटी छोटी इरेगुलरिटीज यानी कि साइज में, शेप में और कलर में आपको देखने को दिखाई दे सकती है। पर्पस के हिसाब से अगर देखूं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन दो तरह की होती है, पेवर ब्रिक्स होती है और एक परफोरेटेड ब्रिक्स होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिक के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिक के अंदर बात करूं बेटा तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो मैंने आपको किसके अंदर भी बताई थी, स्टोन के अंदर भी बताई थी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सारे कॉमन इंजीनियरिंग मटेरियल्स में जो प्रॉपर्टीज के कॉमन पॉइंट है उनको याद कर लेना और एक दो चीज जो एक्स्ट्रा है वो उनको उनके साथ में लिख देना है, बाकी सारी चीज कॉमन सब में लिखना है, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में देखिए द एबिलिटी ऑफ अ ब्रिक टू विथस्टैंड एक्सियल लोड और प्रेशर, वही विथस्टैंड की जो उसकी एबिलिटी है उसी को क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इंपॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल एबिलिटी टू द बिल्डिंग। चलिए अगला हार्डनेस है, हार्डनेस पहले ही पढ़ चुके हैं, सेम इसमें लिखना कि रेजिस्टेंस ऑफ ए ब्रिक टू एब्रेशन, स्क्रैचिंग और वियर, डिटरमाइन द ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म अपीयरेंस ऑफ द ब्रिक। थर्ड नंबर पे वाटर एब्जॉर्प्शन, द अमाउंट ऑफ वाटर ए ब्रिक कैन एब्जॉर्ब एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ ड्राई वेट, ठीक है। अगला देखिए डेंसिटी, डेंसिटी मैंने बता दिया था क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए ब्रिक लिख सकते हैं, वहां लिखना था मैंने स्टोन के अंदर मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए स्टोन, यहाँ ब्रिक है तो ब्रिक लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए थर्मल कंडक्टिविटी, एबिलिटी ऑफ ए ब्रिक टू कंडक्ट हीट, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, किसी भी एक मटेरियल की एबिलिटी हीट को कंडक्ट करने की। अगला देखिए कलर एंड टेक्सचर, एस्थेटिक प्रॉपर्टीज इन्फ्लुएंसिंग द अपीयरेंस ऑफ बिल्डिंग, मतलब इसकी जो एस्थेटिक प्रॉपर्टीज है वो क्या करती हैं, बिल्डिंग के अपीयरेंस को इन्फ्लुएंस कर देती है, मतलब और ज्यादा उसको सुंदर बनाने का काम करती है। चलिए अगला देखिए साउंड इंसुलेशन, साउंड इंसुलेशन की बात करूं तो द एबिलिटी ऑफ अ ब्रिक टू डैम्पन साउंड ट्रांसमिशन, मतलब साउंड ट्रांसमिशन को डैम्पन करने के लिए भी इसकी एबिलिटी दिखाई देती है, किसकी, ब्रिक की। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट वापस मैंने यहां लिख दिए हैं, फायर रेजिस्टेंट, डायमेंशनल स्टेबिलिटी और पोरोसिटी, जो कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर फिर भी क्वेश्चन बड़ा आता है तो एक बार आप इनको हेडिंग्स को माइंड में रखें ताकि आप कुछ वहां पर लिख कर आ सके। चलिए अब फाइनल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रिक का भी टॉपिक जो कि है लैब टेस्ट ऑन ब्रिक। अब मैं बता दूं आपको ब्रिक के अंदर दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक तो लैब टेस्ट होता है और एक फील्ड टेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैब टेस्ट के बारे में। देखो मैं भी अभी आपको पढ़ा के आया हूं पिछले उसमें स्लाइड में, व्हाट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के ऊपर ही टेस्ट आ गया, तो मिलता जुलता है कि नहीं, बिल्कुल है। तो आपको वही जो कुछ लाइंस आपने एक बार समझ लिए वही सबके अंदर लिख देनी है सेम पॉइंट्स के ऊपर। तो देखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में सबसे पहले लिखा हुआ है कंडक्टेड इन अ लेबोरेटरी, क्योंकि लैब टेस्ट है तो कहां होगा, लेबोरेटरी में होगा, टू डिटरमाइन द ब्रिक्स एबिलिटी टू विथस्टैंड एक्सियल लोड। हम वही तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में पढ़ के आए थे कि ब्रिक की वो एबिलिटी जिससे कि वो एक्सियल लोड को विथस्टैंड कर सके, ठीक है। अगला है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के बारे में बात करूं तो ये क्या करता है बेटा, मेजर्स द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय ब्रिक, मतलब ब्रिक के द्वारा जो परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब किया गया उसको बताने का काम किसका है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट का है। अगला देखिए डायमेंशनल स्टेबिलिटी टेस्ट, assesses the brick's stability to maintain its shape and size under various environmental condition। ये टेस्ट वो बताता है कि ब्रिक अपने शेप और साइज को कैसे चेंज करती है या फिर मेंटेन करती है पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से। चलिए अब अगला देखिए हार्डनेस टेस्ट, वही क्या बताएगा, रेसिस्टेंस ऑफ ए ब्रिक टू एब्रेशन एंड वियर। ये तो रट लेना आप, हार्डनेस जहां भी लिखा है अगर ब्रिक है तो ब्रिक लिख देना, वहां स्टोन है तो स्टोन लिख देना, लेकिन जो उसका कॉमन पॉइंट है वो लिख देना कि डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल टू एब्रेशन एंड वियर। अगला है साउंड इंसुलेशन टेस्ट, इसके अंदर देखिए इवेल्युएट्स द ब्रिक्स कैपेसिटी टू डैम्पन साउंड ट्रांसमिशन, मतलब साउंड ट्रांसमिशन को डैम्पन करने की उसकी कैपेसिटी को इवेल्युएट करता है कौन,
साउंड इंसुलेशन टेस्ट। चलिए अब अगला देखते हैं। यहां पर मैं लैब टेस्ट के बाद में फील्ड टेस्ट ऑन ब्रिक्स। सबसे पहले आता है ई फ्लोरेसेंस, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कंडक्टेड ऑन साइट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ व्हाइट डिपॉजिट ऑन अ ब्रिक सरफेस इंडिकेटिंग सॉल्ट इमिग्रेशन। ठीक है, सॉल्ट माइग्रेशन। होता क्या है बेटा, साइट के अंदर जहां कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहां पर हम क्या करते हैं, जो ब्रिक है उसको उठाकर ये देखते हैं कि उसके अंदर व्हाइट डिपॉजिट्स तो नहीं है। अगर व्हाइट डिपॉजिट होते हैं तो वो क्या इंडिकेट करता है, सॉल्ट माइग्रेशन को इंडिकेट करता है। ये तो हो जाता है इफ्लोरेसेंस टेस्ट। चलिए अगला होता है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट के बारे में बात करूं, इन्वॉल्व्स स्ट्राइकिंग ब्रिक्स टुगेदर टू असेस देयर क्वालिटी बाय साउंड प्रोड्यूस। मतलब दो ब्रिक को एक दूसरे से क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, जिससे कि उनका जो साउंड प्रोड्यूस होता है उससे ये टेस्ट करते हैं कि उनकी जो क्वालिटी है वो कैसी है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन की मतलब में क्या होता है, ब्रिक को देखते हैं कि वो कैसी क्रैक्ड है या फिर वार्पिंग है और अदर विजिबल डिफेक्ट्स। तो जो भी डिफेक्ट्स उनको देखते हैं, मतलब ये टेस्ट एक तरह से कह सकते हैं कि जांच परख का टेस्ट होता है, जो देख गया वही टेस्ट हो गया। ठीक है, विजुअल इंस्पेक्शन, इसीलिए वहां पर नाम इसको दिया गया है। अगला है यूनिफॉर्मिटी इन साइज एंड कलर। अब इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो उसकी अपीयरेंस है या डायमेंशन है, जब उसे कंस्ट्रक्शन में यूज किया जा रहा है तो वो कैसा कंसिस्टेंट है या नहीं है, मतलब जैसा एक आइडियल ब्रिक का शेप और साइज होना चाहिए वैसा है या नहीं। फाइनल जो एक पॉइंट बचता है इसका फील्ड टेस्ट का, वो है वाटर इमर्शन टेस्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, ब्रिक को कुछ टाइम के लिए वाटर के अंदर रख देते हैं। ठीक है, और क्या ऑब्जर्व करते हैं, उसका रेजिस्टेंस जो है सेचुरेशन के प्रति उसको ऑब्जर्व करते हैं। यही होता है वाटर इमर्जन टेस्ट। ठीक है, तो ये था हमारा दो इंजीनियरिंग मटेरियल्स का डिटेल व्यू, जो कि था स्टोन और ब्रिक। अब इसके बाद हम कवर करेंगे सीमेंट, उसके बाद कंक्रीट, मोर्टार, लाइम, जो भी इसके हमारे बचे हुए पोर्शन है उनको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने यूनिट 1 पूरी कंप्लीट कर लिया और यूनिट 2 के अंदर हमने आज स्टोन और ब्रिक को पूरी तरह से स्टडी कर लिया है। ठीक है, अब जल्दी ही इसका पार्ट 2 आने वाला है। तब तक मैं आपसे यही कहूंगा कि लेक्चर्स देखते रहें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।